हेलो फ्रेंड्स, लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। 2005 में प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भारत की संसद के द्वारा पारित किया गया। इस एक्ट का वैसे तो मकसद बहुत ब्रॉड था, लेकिन जो मुख्य बात थी वह यह थी कि महिलाओं को जो उनके साथ घर के अंदर जो घरेलू हिंसा की घटनाएं होती हैं, उन घरेलू हिंसा की घटनाओं से क्विक रिलीफ दिलाना, त्वरित उपचार दिलाना, ये सबसे बड़ा मकसद था घरेलू हिंसा के कानून का। यह एक ऐसा कानून है जिसमें मल्टीपल तरीके की रिलीफ प्राप्त की जा सकती है। मैंने काफ़ी पहले एक वीडियो बनाया था, आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप डिटेल में देखना चाहें तो देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया था कि एक से ज़्यादा तरीके की रिलीफ हम इस कानून के तहत प्राप्त कर सकते हैं, वो भी एक ही मुकदमे में। जिस रिलीफ को पाने के लिए हम 2, 3, 4 मुकदमे अलग अलग दाखिल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि अगर हमें मेंटेनेंस लेना है तो 125 सीआरपीसी का मुकदमा अब सेक्शन 144 हो गया है बीएनएसएस का, उसके तहत फैमिली कोर्ट में केस फाइल करते हैं। अगर डाउरी की डिमांड को लेकर के टॉर्चर किया जाता है या किसी और वजह से टॉर्चर किया जाता है, यानी क्रूएलिटी की जाती है वाइफ के साथ, तो 498A के तहत जो आईपीसी की धारा थी अब 85 हो गई है बीएनएस की, एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, कोर्ट में क्रिमिनल केस कर सकते हैं। नाबालिग बच्चे को हस्बैंड की कस्टडी से या वाइफ की कस्टडी से लेने के लिए अगर हस्बैंड वाइफ के द्वारा किसी के द्वारा दाखिल किया जाता है तो फैमिली कोर्ट में गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट के तहत एक सिविल सूट फाइल करनी पड़ती थी। वाइफ अगर ससुराल के घर में रह रही है, उसको डर है कि उसके ससुराल वाले उसको निकाल देंगे, तो सिविल सूट, इंजंक्शन सूट जिसको बोलते हैं, यानी स्टे का मुकदमा, दीवानी जो मुकदमा होता है, उसको दाखिल कर सकती थी। तो इस तरीके से अलग अलग रिलीफ के लिए ये अलग अलग केसेस किए जाते हैं, लेकिन ये सभी तरीके की रिलीफ इस घरेलू हिंसा के एक मुकदमे में प्राप्त की जा सकती है। तो मल्टीपल रेमेडी अवेलेबल हैं इस केस में। साथियों, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक रिट फाइल की गई थी एक एनजीओ के द्वारा। एक एनजीओ है द वीमेन ऑफ इंडिया, इसके द्वारा लास्ट ईयर एक रिट दाखिल की गई थी और 24 फरवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने, 2 न्यायमूर्तियों की बेंच ने इस मामले में डिटेल सुनवाई करते हुए एक अहम गाइडलाइंस जारी की थी देश के सारे प्रदेशों की सरकारों के लिए। उसी रिट को, हालांकि वो रिट फाइनली डिसाइड नहीं हुई थी और अभी भी फाइनली डिसाइड नहीं हुई, उस रिट में जो अहम सवाल उठाए गए थे, प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की धारा 8 ये कहती है कि प्रत्येक जिले में एक अधिकारी को अपॉइंट किया जाएगा जिसका नाम होगा प्रोटेक्शन ऑफिसर। साथ में सर्विस प्रोवाइडर, सेवा प्रदाता लोग भी होंगे, ये सहायक के रूप में कोर्ट में काम करेंगे। शेल्टर होम की भी व्यवस्था की गई थी, सेक्शन 6 में शेल्टर होम, सेक्शन 7 के तहत इसमें मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात कही गई है, सेक्शन 8 में अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर, इनकी बात कही गई है। तो ये सवाल उठाया गया था कि देश के कितने जिले ऐसे हैं जहां पर सेपरेट प्रोटेक्शन ऑफिसर का अपॉइंट किया ही नहीं गया। जो पहले से जिला बाल कल्याण अधिकारी हैं या जिला प्रोबेशन अधिकारी हैं, उन्हीं को अतिरिक्त रूप से प्रोटेक्शन ऑफिसर का भी चार्ज, कारभार दे दिया गया है, जिसकी वजह से डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में जो ये सहायक के रूप में काम करते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास वर्कलोड ज़्यादा हो गया है, डोमेस्टिक वायलेंस केसेस की पेंडेंसी बढ़ती जा रही है और जिसका मकसद था त्वरित उपचार, क्विक रिलीफ, वह संभव नहीं हो पा रहा है। तो उसी रिट की लास्ट ईयर जिसमें डायरेक्शन जारी किए थे सुप्रीम कोर्ट ने, अभी पिछले दिनों फिर से सुनवाई हुई, मंडे को इसमें सुनवाई होती है और सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ के द्वारा इस मामले की सुनवाई की जाती है और बहुत ही अहम सवाल उठाए जाते हैं दोनों न्यायमूर्तियों के द्वारा। तो साथियों, देखते हैं कि वो कौन से मुद्दे हैं जो न्यायमूर्तियों के द्वारा उठाए जाते हैं और कौन सी महत्वपूर्ण बातें कही जाती हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम एक नज़र डालते हैं कि सरकार के द्वारा और कुछ स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट फाइल किया गया और अपना रिप्लाई दिया गया, उसमें क्या कहा गया इस संबंध में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जवाब से पता चलता है कि सभी राज्यों में उनके पास प्रत्येक जिले में एक संरक्षण अधिकारी नहीं है, वो भी नियमित आधार पर।
उत्तर से पता चलता है कि कई राज्यों में उनके पास अतिरिक्त प्रभार वाले व्यक्ति हैं, इसलिए बाल विकास संरक्षण अधिकारी को भी अतिरिक्त प्रभार दिया जाएगा। यही बात सेवा प्रदाताओं के साथ भी लागू होती है, जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। आसपास धारा 6 के अनुसार उपलब्ध आश्रय गृहों में से एक होना आवश्यक है। हमारे पास अच्छे आश्रय गृह नहीं है, यह भी सरकारों ने कहा। यानी ये बात साफ हो गई कि ना तो उनके पास प्रोटेक्शन ऑफिसर है, ना ही उनके पास सर्विस प्रोवाइडर है सरकारों के पास, और ना ही शेल्टर होम है। ये सारी बात जवाब से निकल करके आई। अब इसमें इन सारी बातों को देखने के बाद दोनों न्यायमूर्तियों के बेंच के द्वारा अहम बात कही जाती है, और यह कहा जाता है, जस्टिस नागरत्ना ने पहले टिप्पणी की। उन्होंने कहा, हम पाते हैं कि घरेलू हिंसा अधिनियम इस तरह से आगे बढ़ रहा है जैसे यह एक मेंटेनेंस का मामला हो। यानी डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस हैं वो मेंटेनेंस की तरह आगे बढ़ रहे हैं। फैमिली कोर्ट के समक्ष जैसे मेंटेनेंस के मामले होते हैं वे ऐसे ही चल रहे हैं। धारा 17 के बाद पीड़ित पक्ष को देश विभिन्न राहतें, प्रश्न यह है कि उन राहतों को कितनी जल्दी प्रदान किया जा सकता है। वे ऐसे जा रहे हैं जैसे परिवार न्यायालय के मामले हों। मतलब कार्यवाही फैमिली कोर्ट की तरह आगे बढ़ रही है। एक व्यक्ति क्विक रिलीफ के लिए है, यह फैमिली कोर्ट का मामला नहीं है, इसे घसीटा जाए, वहाँ भी इसे घसीटा नहीं जाना चाहिए। अधिनियम के कार्यान्वयन पर ध्यान दिया जाना चाहिए, देरी क्यों हो रही है। तो नागरत्ना ने बड़े वाजिब सवाल उठाए कि घरेलू हिंसा के मुकदमे ऐसे चल रहे हैं जैसे फैमिली कोर्ट में मेंटेनेंस के मुकदमे चल रहे हों। हालांकि मेंटेनेंस के मुकदमों को भी खींचना नहीं चाहिए, लेकिन एक उदाहरण दिया कि मेंटेनेंस के मुकदमों की तरह इसको खींचा जा रहा है। ध्यान देना चाहिए कि अधिनियम का मकसद क्या था। मैं आपको बता दूं, इसी अधिनियम में घरेलू हिंसा में ये प्रावधान भी किया गया है कि 2 महीने के अंदर कोर्टें कोशिश करेंगे इस मुकदमे की कार्यवाही को ख़त्म करने के लिए। वह बात अलग है कि 2-2 साल तक कोई एपीआर नहीं होता, लेकिन 2 महीने के अंदर कार्यवाही ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी, यह बात कही गई है इसमें। साथ ही उस मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक और न्यायमूर्ति थे, उनका विचार ये था कि इसमें राज्यों को पक्षकार बनाया जाए, क्योंकि अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर ये राज्यों के द्वारा ही किया जाता है, तो राज्यों को पक्षकार बनाया जाए। इस तरीके से इन तमाम बातों को कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिर से 24 फरवरी 2023 को जो गाइडलाइंस जारी की थी, हालांकि मैंने उस पर भी वीडियो बनाया था, मैं डिटेल में आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप डिटेल में देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो 24 फरवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू हिंसा के मामलों में अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर, शेल्टर होम, इन सब के बारे में जो अहम गाइडलाइन जारी की थी उनको फिर से याद दिलाया सरकार को, और 3 महत्वपूर्ण बातें और कहीं। पहली बात यह कि पूरा डेटा लेखा जोखा सौंपा जाए कि एक प्रोटेक्शन अधिकारी के पास कितने घरेलू हिंसा के मामले सौंपे गए हैं। ओवरऑल पूरा डाटा भी सरकारों से मांगा गया। साथ ही जो सरकारों का बाल विकास मंत्रालय है, जिसके तहत मिशन शक्ति का कार्यक्रम भी चल रहा है, उस संबंध में प्रत्येक जिले में प्रस्तावित 1 स्टाफ केंद्रों की संख्या, कार्यशील 1 स्टाफ सेंटर की संख्या, 1 स्टाफ सेंटर की जगह स्टाफ पैटर्न, अपेक्षित जनशक्ति, कार्यभार, प्रकृति, अस्पतालों, पुलिस स्टेशन, स्थानीय निकायों, इस सब में डिटेल जानकारी सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है। तीसरी बात, संघ मिशन शक्ति के संबंध में पीडब्ल्यूडी यानी घरेलू हिंसा का जो कानून उसके तहत प्रावधानों को इंगित करेगा, और ये कैसे जो घरेलू हिंसा का कानून है इसको कार्यान्वयन करने के लिए एक योजना के रूप में कैसे कार्य करेगा। अधिकारियों को 6 महीने के भीतर कार्रवाई करके रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा गया। राज्य सरकार के अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि 6 महीने के अंदर पूरी डिटेल दाखिल करें कि कैसे घरेलू हिंसा के मुकदमों की कार्रवाई जल्दी खत्म की जाएगी, कब तक सर्विस प्रोवाइडर का अपॉइंटमेंट होगा, कितने सर्विस प्रोवाइडर हैं, कितने प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं, एक प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास कितने मुकदमे हैं घरेलू हिंसा के, ओवरऑल कितने चल रहे हैं, कितने प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की ज़रूरत है। इस सब के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी जारी किया गया। दोस्तों, तो मैं समझता हूँ साथियों, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से हो सकता है कि घरेलू हिंसा के मुकदमों की गति में थोड़ा सा तेजी आए। यह तो एक महत्वपूर्ण जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। हालांकि साथियों, अभी इस रिट की सुनवाई ख़त्म नहीं हुई है,
इसमें आगे फिर से दिसंबर की डेट लगा दी गई है। फाइनली देखते हैं कि फाइनली सुप्रीम कोर्ट क्या डायरेक्शन जारी करेगा। जब फाइनल जजमेंट होगा उस पर भी मैं वीडियो लेकर के आपके सामने आऊँगा। साथियों, जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारी के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।